आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि नेपोलियन की सम्राट के रूप में क्या उपलब्धियां थीं। प्रथम काउंसिल का पद धारण करने के समय से ही नेपोलियन व्यक्तिगत शासन स्थापित करने का स्वप्न देखने लगा था। 1802 ईस्वी में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत काउंसिल बनाया। नेपोलियन के लिए जीवन पर्यंत काउंसिल प्राप्त करना सम्राट पद के लिए पूर्व अभिनय था और 1804 में सीनेट ने उसे फ्रांस का आनुवंशिक सम्राट घोषित कर दिया। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने नोत्र दामे गिरजाघर में राज्याभिषेक करके विधिवत फ्रांस के सम्राट का पद ग्रहण किया। फ्रांस की जनता द्वारा नेपोलियन के निरंकुश शासन को स्वीकार करने का कारण यह था कि जनता क्रांति के बाद की अराजकता और अव्यवस्था से परेशान हो गई थी। इस दौरान समस्त व्यापार और उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। ऐसे में जनता को पूर्ण आशा थी कि एकमात्र नेपोलियन ही आंतरिक और बाहरी संकट से उनकी रक्षा कर सकता है। फ्रांस की जनता शांति चाहती थी, इसलिए नेपोलियन ने फ्रांसीसी समाज में समानता और स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहली उपलब्धि हम नेपोलियन की गिनेंगे वो है यूरोप में प्रभुता का प्रयास। यद्यपि इंग्लैंड और फ्रांस में मार्च 1802 में संधि हो गई थी, लेकिन फिर भी दोनों ही एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते थे और भावी संघर्ष की तैयारी में जुटे हुए थे। अंग्रेज़ों ने नेपोलियन के सम्मुख मांगे रखी, जिनमें हॉलैंड तथा स्विट्ज़रलैंड को खाली करने, माल्टा पर 10 वर्ष के लिए अंग्रेज़ों का अधिकार बनाए रखने और सार्डिनिया के राजा को पीडमोंट के बदले हर्जाना देने की मांगें शामिल थीं। लेकिन नेपोलियन ने इनको अस्वीकार कर दिया और 18 मई 1803 में इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया। वास्तव में यह एक औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी युद्ध था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को हराने और उसके व्यापार को नष्ट करने के लिए हैनोवर पर अधिकार कर लिया तथा जर्मनी के बंदरगाह इंग्लैंड का माल ले जाने के लिए बंद कर दिए। इसी बीच 1804 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने तीसरा गुट फ्रांस के विरुद्ध बना लिया। इस तीसरे गुट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन शामिल थे। प्रशा तटस्थ रहा। बिवेरिया और वुटमबर्ग नेपोलियन से मिल गए। नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने की जगह ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करना उचित समझा और 20 अक्टूबर 1805 को उल्म पर अधिकार कर लिया। 21 अक्टूबर 1805 को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच प्रसिद्ध ट्राफल्गर का जलयुद्ध लड़ा गया, जिसमें फ्रांस और स्पेन का जहाजी बेड़ा पूर्णतया नष्ट हो गया। ब्रिटेन की जल शक्ति सर्वोपरि साबित हुई, लेकिन इसमें अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन मारे गए। ट्राफल्गर की पराजय फ्रांस के लिए इतनी भयंकर थी कि उसके बाद नेपोलियन ने हमेशा के लिए समुद्र के मार्ग से इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने की योजना त्याग दी। इसके स्थान पर 2 दिसंबर 1805 के ऑस्टरिट्ज के युद्ध में प्रशा और ऑस्ट्रिया की मिलीजुली सेनाओं को नेपोलियन ने गहरी शिकस्त दी। विवश होकर ऑस्ट्रिया को फ्रांस से प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। इस संधि में ऑस्ट्रिया को बहुत अपमान सहना पड़ा। उसने फ्रांस को वेनेशिया और डाल्मेशिया तथा बवेरिया को टायरोल और बेडन के वुटमबर्ग के कुछ क्षेत्र सौंपे। इस संधि के दूरगामी परिणाम निकले। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। इस संधि का सबसे प्रमुख परिणाम था जर्मनी का पुनर्निर्माण। उसने अनेक छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर दिया और राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जिसमें 14 राज्य सम्मिलित थे। नए जर्मन संघ ने जर्मन राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को त्याग करके नेपोलियन को अपना संरक्षक माना। इसके बाद 6 अगस्त 1806 को पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया और राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट होली रोमन एम्परर का पद त्यागने को विवश कर दिया। इस प्रकार पवित्र रोमन राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से प्रशा नाराज था, क्योंकि वह जर्मनी का प्रमुख राजा था
राज्य था और वह स्वयं बहुत महत्वाकांक्षी था। 14 अक्टूबर 1806 को जेना और ऑवरस्टेट के युद्ध में नेपोलियन ने प्रशा को बुरी तरह परास्त किया। युद्ध के बाद संधि के अनुसार हॉलैंड के एक भाग पर नवीन राज्य डची ऑफ वारसा स्थापित की गई, जिसका अध्यक्ष नेपोलियन के मित्र सैक्सनी को बनाया गया। प्रशा की सेना कम की गई। क्षतिपूर्ति न मिलने तक प्रशा में फ्रांसीसी सेनाएं रहीं। इस युद्ध में प्रशा की विख्यात सैनिक परंपरा धूल में मिल गई। प्रशा को पराजित करने के बाद नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ईलो के युद्ध में घमासान लड़ाई हुई, लेकिन वह अनिर्णायक रहा। इसके बाद फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस पराजित हुआ। रूस को विवश होकर टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने लगे। टिलसिट की संधि, जो कि 8 जुलाई 1807 को हुई थी, सम्राट नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। नेपोलियन ने अपनी शानदार कूटनीति के द्वारा रूस को अपना मित्र बना लिया। टिलसिट की संधि के अनुसार रूस के शासक ने नेपोलियन के द्वारा हॉलैंड, जर्मनी और इटली में किए गए परिवर्तनों को मान लिया और प्रशा के विघटन को अपनी स्वीकृति दे दी। रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का वायदा किया। टिलसिट की संधि फ्रांस और रूस के संबंधों का सर्वोत्तम समय था। इस संधि से यूरोप का सबसे बड़ा देश नेपोलियन की शरण में आ गया। नेपोलियन की शक्ति पराकाष्ठा पे थी और नेपोलियन साम्राज्य अपने शिखर पर था। इसके बाद हम आते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था पर। टिलसिट की संधि के बाद सिर्फ इंग्लैंड ही फ्रांस का शत्रु बच रहा था, जिसे पराजित किए बिना यूरोप की प्रभुता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। फ्रांसीसी बेड़ों और सेनाओं द्वारा इंग्लैंड को हराना आसान न था, लेकिन नेपोलियन ने इंग्लैंड को अप्रत्यक्ष रूप से पराजित करने की योजना बनाई। वह जानता था कि इंग्लैंड महाद्वीप के व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर है। यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को विवश होकर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से उसने एक योजना बनाई, जिसे महाद्वीपीय प्रणाली कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। यह व्यापार बहिष्कार की नीति भी थी। वस्तुतः यह वह व्यवस्था थी जिसके अधीन यूरोप महाद्वीप के देशों को नेपोलियन के कई आज्ञापत्र और आदेश मानकर इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करना था। इसके द्वारा वह इंग्लैंड की आर्थिक खुशहाली को नष्ट करके उसे अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करना चाहता था। 21 नवंबर 1806 को नेपोलियन ने बर्लिन आदेश के द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह के खिलाफ नाकेबंदी की घोषणा कर दी तथा इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार निषिद्ध कर दिया। ब्रिटिश जहाज़ों को सभी यूरोपीय बंदरगाहों के लिए प्रवेश निषिद्ध कर दिया। उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को माल सहित जब्त करने के लिए कहा गया। इसके बाद 2 जनवरी 1807 को नेपोलियन ने वारसा आदेश जारी करके प्रशा और हैनोवर के समुद्र तटों पर भी इंग्लैंड व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। इन कदमों के जवाब में इंग्लैंड ने जनवरी 1807 में ऑर्डर्स ऑफ इन काउंसिल नाम की अध्यादेश जारी किए, जिसके अनुसार फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्रों से कोई जहाज़ उसके प्रभाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेगा। ये आदेश इंग्लैंड ने उसके शत्रुओं का उन्हीं के अन्याय का फल देने के लिए जारी किए थे। इंग्लैंड की इस घोषणा के जवाब में नेपोलियन ने 17 दिसंबर 1807 में मिलान से एक और आज्ञापत्र जारी किया, जो कि बर्लिन आज्ञापत्र से भी अधिक कठोर था, जिसके अनुसार कोई भी जहाज, चाहे वह किसी भी देश का हो, यदि वह अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया है तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। यद्यपि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की अद्भुत सूझबूझ थी, लेकिन उसको लागू करने के लिए वह
घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया और उसकी यह नीति न सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी आत्मघाती सिद्ध हुई। इंग्लैंड की सशक्त नौसेना ने यूरोपीय बंदरगाहों पर इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी कर दी कि स्वयं यूरोप का उसके उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गया। यूरोप में माल आना जाना बंद हो गया। नेपोलियन का विचार था कि फ्रेंच उद्योगों से यूरोप को माल मिल जाएगा, किंतु वे इतने अधिक विकसित नहीं थे और ना ही सब प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन वहां संभव था। महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोपीय व्यापारियों का व्यापार चौपट होने लगा और यूरोपीय जनता भारी संकट में पड़ गई। तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे चोरी छिपे माल पहुंचने लगा। मूल्यों में वृद्धि हो गई। यूरोप के राष्ट्रों ने महाद्वीपीय व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं किया। फ्रांस के अधीनस्थ राज्यों को बाध्य होकर इसमें सहयोग देना पड़ा, लेकिन वे अधिक परेशान हो गए। स्वीडन, हॉलैंड और पोप के राज्य ने इस नीति का विरोध किया। पुर्तगाल ने इंग्लैंड से अपने संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन के सभी मित्र असंतुष्ट हो गए। इसमें संदेह नहीं है कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के मस्तिष्क की सूझ थी और यदि वह सफल हो गई होती तो विश्व इतिहास का रुख ही परिवर्तित हो जाता। इसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से खत्म करके फ्रांस को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना था, लेकिन नेपोलियन के दुर्भाग्य से यह व्यवस्था सफल नहीं हो पाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सामुद्रिक मार्गों पर ब्रिटेन का प्रभाव पड़ा रहा। अब हम पढ़ेंगे कि इस महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के क्या कारण थे। नेपोलियन यह भूल गया था कि ब्रिटेन के अपने अनेक उपनिवेश हैं, जिनसे उनके माल का यूरोप के आगमन पर प्रतिबंध का कोई महत्व नहीं रखता था। ब्रिटेन अपने उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाता और तैयार माल बेचता था। अतः जब तक उसके दुनिया भर में फैले उपनिवेशों पर प्रतिबंध न लगा दिया जाता, तब तक इस व्यवस्था के सफल होने की आशा करना व्यर्थ था। जहाजी बेड़े के अभाव में हजारों मील लंबे समुद्र तट की रक्षा करना फ्रांस के लिए असंभव था। इतना शक्तिशाली बेड़ा उसके पास नहीं था कि वह खुले समुद्र में जहाज़ों को पकड़ सके। यह एक असंभव योजना थी, जिसे राज्यों ने विवशतापूर्वक स्वीकार किया और आवश्यकता मिलते ही और अवसर पाते ही उन्होंने इस योजना का परित्याग भी कर दिया। इंग्लैंड में अन्न का अभाव था, लेकिन नेपोलियन उसको बराबर भारी मूल्य पर उसका धन कम करने के लिए अन्न भेजता रहा। यदि इंग्लैंड में अन्न न पहुंचता तो राष्ट्र भूख से मरने लगता और संभवतः विवश होकर संधि के लिए तैयार हो जाता। नेपोलियन की यह योजना बहुत ही अव्यावहारिक थी। इस व्यवस्था को लागू करने और ब्रिटेन को प्रभावित करने के लिए समय की आवश्यकता थी और अल्प समय में इंग्लैंड के व्यापार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। वस्तुतः इस महाद्वीपीय व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रशिया, रूस और स्पेन से होने वाले युद्धों ने इस व्यवस्था को पूर्णतः विफल कर दिया। तीसरा है पुर्तगाल पर आक्रमण। पुर्तगाल का इंग्लैंड के साथ राजनीतिक और व्यापारिक गहरा संबंध था, इसलिए वह नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को अपने राज्य में क्रियान्वित करने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार पुर्तगाल भी डेनमार्क, स्वीडन और हॉलैंड तथा पोप के राज्य के समान नेपोलियन के क्रोध का शिकार बना और 1807 में उस पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है स्पेन से संघर्ष। नेपोलियन की पुर्तगाल सफलता के बाद स्पेन पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। पुर्तगाल में फ्रांस और स्पेन के संयुक्त अभियान के कारण उसे अपने मित्र देश स्पेन में बड़ी
संख्या में फ्रांसीसी सेना भेजने का अवसर मिल गया। समय समय पर स्पेन ने फ्रांस को सहायता प्रदान की थी। नेपोलियन का विश्वास था कि स्पेन पर अधिकार हो जाने से महाद्वीपीय व्यवस्था और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। इसलिए वह इस वंश को या इस राज्य को नष्ट करने के पक्ष में था। उसने स्पेन में चल रहे गृह युद्ध का बहाना ढूंढा, का लाभ उठाया और 1808 में स्पेन के शासक और उसके पुत्र को फ्रांस में बुलाकर धमकी देकर स्पेन का राज्य सिंहासन परित्याग करने के लिए बाध्य किया और उनके बदले अपने भाई जोसेफ, जो नेपल्स का शासक था, उसको स्पेन का राजा बना दिया। स्पेन की जनता को यह बहुत अपमानजनक प्रतीत हुआ। उनमें राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ और पूरा राष्ट्र नेपोलियन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। स्पेन की कैथोलिक जनता को भड़काने में नेपोलियन विरोधी पादरियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनता के विद्रोह को देखकर जोसेफ का आत्मविश्वास और धैर्य समाप्त हो गया और नेपोलियन को स्पेन में एक दीर्घकालीन युद्ध का सामना करना पड़ा। यह युद्ध 1808 से 1814 तक चला। इसे इतिहास में प्रायद्वीपीय युद्ध कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल वॉर। स्पेन के राष्ट्रीय गुरिल्लों ने फ्रांस की सेना को लगातार परेशान किए रखा। 1808 में ब्रिटेन ने स्पेन की सहायता का वचन दिया और 21 अगस्त को अंग्रेजी सेनापति आर्थर वेलेस्ली ने फ्रांसीसी सेनाओं को हरा दिया। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 1808 में नेपोलियन ने स्वयं स्पेन पर आक्रमण करके उसके राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल डाला और जोसेफ को पुनः सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जोसेफ को शीघ्र ही स्पेन त्यागना पड़ा क्योंकि इस समय ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के चंगुल से आज़ाद होने की कोशिश की। दूसरी ओर अंग्रेजी सेनापति जगह जगह पर जो है फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित करते रहे। नेपोलियन ने कई सेनाएं वेलेस्ली के खिलाफ, अंग्रेजी सेनानायक के खिलाफ भेजी, लेकिन वे सभी विफल हुई। अंग्रेजी सेना ने सहयोग देकर 1812-13 में विक्टोरिया और सेलमेंका के युद्धों में अंग्रेजी सेनाओं को फिर से परास्त करा और स्पेन फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त हो गया। नेपोलियन ने कहा था, स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण था। स्पेन के आक्रमण में 3 लाख फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। कई इतिहासकार इस असफलता के साथ ही उसके पतन की शुरुआत मानते हैं। स्पेन में नेपोलियन की असफलता का पहला कारण यह था कि उसे स्पेन में नागरिकों से लड़ना पड़ा जो उसका भीषण प्रतिरोध करते रहे। दूसरा, स्पेन ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। तीसरा, स्पेन का सारा प्रदेश पठारी, पहाड़ी और अनुपजाऊ था। ऐसे में नेपोलियन की विशाल सेना के लिए खाद्य सामग्री प्राप्त करना कठिन था। चौथा, नेपोलियन ने इसमें अपनी पूरी शक्ति से भाग नहीं लिया और वह मध्य यूरोप की सेनाओं में उलझा रहा। पांचवा कारण था कि इंग्लैंड ने स्पेन का पूरा साथ दिया। छठा, नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ पर विश्वास नहीं करके भूल की और उसे स्वतंत्रता देने के स्थान पर स्पेन पर शासन 4 अलग अलग भागों में सैनिक अधिकारियों को दिया। इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रिया से युद्ध पर। स्पेन के युद्ध का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। यूरोपीय देश नेपोलियन द्वारा जिस प्रकार अपमानित किए गए थे उससे उनमें प्रतिरोध की भावना पनपी। स्पेन के प्रायद्वीपीय युद्ध में फंसा देखकर ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के विरुद्ध 1809 में युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन वह वैग्राम के युद्ध में पराजित हुआ और उसे वियना की अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी।
अपना एक बड़ा भाग उसे फ्रांस को देना पड़ा और क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना स्वीकार किया। इसके साथ ही उसने प्रायद्वीपीय प्रणाली लागू करना स्वीकार किया। इसके बाद उसने मॉस्को का अभियान शुरू करा। उसने जून 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया। इस समय उसके सैनिकों की संख्या 6 लाख थी। नेपोलियन को पूरी आशा थी कि वह रूसी सेना को बहुत जल्दी से हरा देगा और मॉस्को पहुंच जाएगा। रूसी सेनाओं ने सीधे युद्ध करने की बजाय बहुत समय तक पीछे हटने की नीति अपनाई और जिन गांवों और नगरों से वे पीछे हटते गए उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया। इन सब के बावजूद नेपोलियन आगे बढ़ता रहा। अंत में 7 दिसंबर 1812 में बोरोडिनो के मैदान में दोनों की घमासान लड़ाई हुई, जिसमें 30,000 फ्रांसीसी और 40,000 रूसी सिपाही मारे गए। 17 सितंबर को वह मॉस्को पहुंचा और वहां 5 हफ्ते तक भूखा रहा। क्योंकि मॉस्को पूर्ण रूप से उजड़ गया था, रूसी सैनिकों ने आग लगाकर शहर को ही नष्ट कर दिया। उधर सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। उसके सैनिक भोजन और वस्त्र की कमी के कारण बीमार पड़ रहे थे। इनमें से बहुत से मर गए। अंत में लाचार होकर नेपोलियन को मॉस्को से लौटना पड़ा। रूसी सेना ने लौटती हुई निराश, भूखी और असहाय फ्रांसीसी सेना को परेशान किया। महामारी का प्रकोप भी हुआ। अपार कष्ट सहते हुए फ्रांसीसी सेना नीमद नदी के तट पर वापस पहुंची। 6 लाख की विशाल सेना में से मुश्किल से केवल 1 लाख सैनिक ही वापस आ पाए। इस अभियान से नेपोलियन की प्रतिष्ठा समाप्त हुई और यूरोपीय शक्तियां पुनः संगठित होकर शक्तिशाली गुट का निर्माण करने लगी। इसके बाद उसने जर्मनी के एक बड़े राष्ट्र प्रशा के साथ युद्ध किया। मार्च 1813 में प्रशा ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उत्तरी और मध्य जर्मनी के कुछ राष्ट्रों ने भी प्रशा का अनुसरण करा। मई 1813 में नेपोलियन ने प्रशा और रूस की संयुक्त सेना को लुट्जेन और बोडजेन के युद्धों में पराजित किया। इसी बीच ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने नेपोलियन के सामने संधि का प्रस्ताव रखकर पूर्व युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध को स्थगित कर नेपोलियन ने बड़ी भूल की। अब आते हैं राष्ट्रों के युद्ध पर। प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड ने मिलकर चौथे गुट का निर्माण किया, जिसका सामना करने के लिए नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी सेना जुटा ली। सबसे पहले इसका सामना ऑस्ट्रिया की सेना से हुआ और ड्रेसडेन के युद्ध में नेपोलियन ने उसे हरा दिया। यह नेपोलियन की अंतिम विजय थी। अगस्त 1813 में नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की सेनाएं चारों ओर से बढ़ रही थीं और उसने अलग अलग इन्हें पराजित करने की योजना बनाई। अक्टूबर में लिप्जिग के निकट या राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन की भारी पराजय हुई और उसका विशाल साम्राज्य लगभग छिन्न भिन्न हो गया। 1814 के आरंभ में फ्रांस के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों ने युद्ध घोषित कर दिया। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर शोमेंट की संधि की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि शांति की व्यवस्था सभी की सहमति से की जाएगी और युद्ध तब तक जारी रखा जाएगा जब तक शत्रु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। उत्तरी यूरोपीय देशों ने महाद्वीपीय प्रणाली त्याग दी। स्पेन में अंग्रेजी सेना को फ्रांस के खिलाफ भारी युद्धों में सफलता मिली और वह दक्षिणी फ्रांस में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार नेपोलियन चारों ओर से घिरने लगा। मार्च 1814 में लाओ में हारने के बाद फॉन्टेनब्लू नामक स्थान पर नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों से संधि की, जिसके अनुसार उसने फ्रांस के सिंहासन पर अपने समस्त अधिकारों का त्याग कर दिया। उसे एल्बा द्वीप का शासक बनाया गया और 20 लाख फ्रैंक प्रतिवर्ष अवकाश
वेतन देना निश्चित किया गया। नेपोलियन से छुटकारा पाने के बाद यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1814 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन हुआ। फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन पुनः स्थापित हुआ। फ्रांस की भौगोलिक सीमा वही रखी गई जो 1792 में थी। उसे अधिकांश उपनिवेश लौटा दिए गए। इस बीच नेपोलियन एल्बा पर शासन करता रहा। वह लगभग वहां 10 महीने तक रहा, किंतु इसी बीच उसे फ्रांस की दुरावस्था, राष्ट्रों में मतभेद और लुई के शासन से असंतोष जैसे समाचार मिले और उसने संधि की शर्तों की परवाह न करते हुए फ्रांस में प्रवेश किया। उसके आगमन पर फ्रांसीसियों ने उसका जोरदार स्वागत किया और सैकड़ों लोग उसकी सेना में भर्ती होने लगे। फ्रांस का शासक लुई 18वां फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया और नेपोलियन पुनः फ्रांस का शासक बन गया। जब यह समाचार वियना पहुंचा तो मित्र राष्ट्र अपने मतभेद भुलाकर पुनः युद्ध की तैयारी में जुट गए और उन्होंने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, इंग्लैंड और प्रशा के ब्लूखर के नेतृत्व में सेना गठित की। वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 को नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह नेपोलियन की 16वीं और आखिरी लड़ाई थी। इसमें नेपोलियन हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। इस प्रकार फ्रांस में नेपोलियन के 100 दिन का शासन समाप्त हुआ। नेपोलियन को अटलांटिक महासागर के सुनसान द्वीप सेंट हेला में निर्वासित कर दिया गया, जहां 6 वर्ष बाद 5 मई 1821 में उसकी मृत्यु हो गई।